बढ़ सकती है, क्योंकि खुफिया खबर आ रही है कि चीन के शिप्स ईरान में कुछ बहुत घातक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये क्रॉस कर जाता है तो क्या होगा? जी हां, जंग का 11वां दिन है और अभी भी चीजें लगातार कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का 11वां दिन होने के बावजूद अभी तक चीजें वहां पर बेहतर नहीं हुई हैं और समझिए दोनों ओर से हमले लगातार जारी हैं। ट्रंप लगातार हमले कर रहे हैं, ईरान भी लगातार उन हमलों का जवाब दे रहा है। चेतावनी के बाद भी अभी तक इस पर कोई भी रजामंदी नहीं बन पाई है। खामनेई के बेटे मोज्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर घोषित तो कर दिया गया। ईरान के इस कदम से युद्ध के फिलहाल थमने की संभावनाएं खटाई में जरूर पड़ गई हैं। इस बीच चीन भी ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल के लिए सॉलिड ईंधन फ्यूल बनाने में मदद कर रहा है, ताकि ईरान के पास मिसाइलों की कमी ना होने पाए। यानी जंग के लंबे समय तक खिंचने के आसार अब बनते दिख रहे हैं। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के बंदरगाह से ईरान के 2 जहाज केमिकल लाद कर ईरान के लिए रवाना हो चुके हैं। ईरान को हथियारों से मदद देंगे और चीन कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर को अब न्योता दे रहा है, दस्तक दे रहा है। समझिए, पूरी डिटेल आपको हम बता रहे हैं, लेकिन समझिए क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो बन रहा है। तुर्की ने भी जंग में ईरान के खिलाफ उतरने का ऐलान कर दिया है। तुर्की ने तो ईरान पर पलटवार करने के लिए उत्तर साइप्रस में जंगी जहाज, जंगी बेड़े भी तैनात कर दिए हैं। पूरी डिटेल लेकर हाजिर हैं। रात के 8 बजे हम आपके लिए वॉर स्पेशल जो लेकर हाजिर हुए हैं, चीन की भूमिका, शी जिनपिंग की भूमिका हम आपको बताने जा रहे हैं। हालांकि रशिया को लेकर पिक्चर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मिसाइल बनाने के लिए केमिकल का जो इस्तेमाल होता है, सॉलिड फ्यूल जो उसके प्रोपल्शन और इग्निशन के लिए इस्तेमाल होता है, वो चीन से चोरी छिपे सप्लाई हो रहा है। 2 जहाज ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जो मिसाइल बनाने के लिए जो केमिकल का इस्तेमाल होता है उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकन नेवी, अमेरिकन वॉरशिप्स, फ्रिगेट्स इसको नहीं मारते हैं और ये अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है, तो ये समझ लीजिएगा कि ये जंग और लंबी खिंचेगी, क्योंकि प्रोपल्सन के लिए, इग्निशन के लिए जो सॉलिड फ्यूल चाहिए वो चाइना पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि तुर्की भी लगातार अब इस जंग को एक नया स्वरूप, एक नया प्रारूप देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समझिए बहुत मुश्किल हो जाता है तब जब आप इस जंग को भड़काने के लिए चीन जैसा एक मुल्क एक कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, आपको बताते हैं। ये तो हमने आपको इंट्रो बता दिया कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, चीन की एंट्री को लेकर क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, वो हमने आपको बता दी। थर्ड वर्ल्ड वॉर का क्या सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि अब ड्रैगन की एंट्री, शी जिनपिंग की एंट्री से अमेरिका भी खफा होगा और इसराइल भी। हालांकि चीन लगातार ईरान पर हुए हमले के बाद अमेरिका इसराइल पर हमले करता रहा है। डिप्लोमेटिक बयानबाजियां होती रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से खामनेई साहब को मारा गया वो इलीगल था, वो कानून के खिलाफ था, किसी भी मुल्क पर इस तरह का हमला नहीं किया जा सकता, जबरन उसके ऊपर इस तरह के हमले नहीं हो सकते। अगले ग्राफिक्स पर आएंगे और आपको बताएंगे। देखिए, अब जरा ये मैप देखिए, ईरान इजराइल जंग की तस्वीर को कितने बेहतर तरीके से ये मैप बयान करता है। आपको बारीकी से मैं समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये गोलन पोर्ट है, यहां से 2 शिप निकल रहे हैं। वो कैसे आएंगे? देखिए, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए ये भारत है, ये अरेबियन सी का हिस्सा है। अरेबियन सी से यहां पर आएंगे, ये हॉर्मुज खाड़ी, फारस की खाड़ी है, और ये शिप यहां से होते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यहां पहुंचेंगे। और चाबहार पोर्ट और बंदर अब्बास 2 ऐसे इलाके हैं जो चीन के जरिए जो शिप्स आ रही हैं, उन शिप्स के जरिए ये 2 शिप्स, एक का नाम शब्दीस है, दूसरे का नाम बर्जिन है। ये 2 शिप्स यहां से चले हैं और यहां से चलने के बाद ये पूरा ट्रैवल करते हुए, ये समंदर से अरेबियन सी होते हुए, अटलांटिक ओशन होते हुए, प्रशांत महासागर होते हुए ये फारस की खाड़ी में यहां पर पहुंचेंगे। और ईरान में फिलहाल जंग चल रही है, अमेरिका, इजराइल लगातार उस पर हमले कर रहे हैं, लेकिन ये जो शिप्स है ये सॉलिड फ्यूल लेकर जा रहे हैं, एक ऐसा फ्यूल जिसके इस्तेमाल से प्रोपल्शन और इग्निशन की जरूरत पड़ती है, रॉकेट्स के लिए, मिसाइल के लिए, सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल्स के लिए। तो अगर यहां पहुंच जाते हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, बंदर अब्बास जहां पर ईरान की नेवी है, अगर ये शिप यहां पहुंच जाता है तो आने वाले वक्त में ये जंग और लंबी हो सकती है। हालांकि यहीं पर जो अमेरिकन वॉरशिप, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स हैं, अब्राहम लिंकन यहीं पर है। और अगर 2 शिप्स जो चाइना से चली हैं वो अगर यहां पहुंचने से पहले रास्ते में अगर मार देता है अमेरिका, इजराइल या अमेरिका के हवाई हमलों में उन पर हमला होता है, वो नष्ट और तबाह हो जाते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि ये बहुत ज्यादा ये वॉर नहीं खिंचेगा। इस वॉर में बहुत ज्यादा ड्यूरेशन नहीं बढ़ने वाली। लेकिन समझिए, एक और मैप आपके लिए आए हम लेकर, इस मैप को आप समझिए। ये आप चीन देख रहे हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड में है,
आप बीच में आते हैं, मिडिल ईस्ट, ये जो बीच का खाड़ी मुल्क का इलाका है, ये ईरान है, यहां पर इजराइल है। टर्की, जो टर्की है वो इजराइल को भी पसंद नहीं करता, लेकिन तुर्की खुद को ईरान का दोस्त जरूर बताता है। तो आप समझिए कि इस जंग में जो पोजीशनिंग है, वॉर पोजीशनिंग, वो टर्की भी अब लगातार मजबूत करता जा रहा है, जिसके बाद एक तरफ चीन, दूसरी तरफ जो तुर्की है उसका साथ भी ईरान को मिलता दिख रहा है। नैरेटिव्स में आप समझिए, जब इजराइल अमेरिका ने हमला किया तो तुर्की ने वहां पर एक बफर जोन बनाया और कहा कि ईरान के जितने भी लोग हैं इस जंग में, जो जिनको खाना पानी की दिक्कत हो रही, रहने की जगह नहीं मिल रही, उनके लिए हम बफर जोन बना रहे हैं, वो लोग ईरान से तुर्की आ सकते हैं। और जंग के दौरान ऐसा हुआ भी, जो बॉर्डर इलाके के लोग थे, जो जिनका बॉर्डर तुर्की से लगता है, बहुत सारे हजारों की तादाद में जो सिविलियंस थे वो ईरान से तुर्की पहुंचे। तुर्की ने उनके रहने खाने की व्यवस्था की, उनको बफर जोन दिया, शरणार्थी के तौर पर उनको वहां पर जगह दी। लेकिन ये मैप बता रहा है मित्रों, ये मैप बता रहा है कि ये जंग और लंबी खिंच जाएगी अगर चीन और तुर्की मिलकर ईरान के सपोर्ट में उतर आते हैं, क्योंकि ईरान के पास अभी जिस चीज की कमी है वो है हथियारों की कमी। और जैसे ही ये प्रोपल्शन फ्यूल पहुंच जाएगा, चीजें वहां पर बदल जाएंगी। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। आपने मैप देख लिया, मैप के जरिए समझ लिया, ये सैटेलाइट के जरिए कुछ पिक्चर्स आई हैं दर्शकों, समझिए ये वही शिप्स की पिक्चर्स हैं जो शिप अब ईरान की तरफ कूच कर चुका है। ये चाइना से चला था और ये अरब सागर से होते हुए, पैसिफिक ओशन से होते हुए फारस की खाड़ी में जाएगा, वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाएगा। और यही शिप्स हैं जिन पर सॉलिड फ्यूल कंटेनर में रखा हुआ है, और ये फ्यूल रॉकेट को इग्निशन देने में, उनके प्रोपल्शन में काम आता है। और ये सॉलिड फ्यूल जब मिल जाएगा तो बहुत मुमकिन है कि वो रॉकेट्स ईरान के जो अभी तक फायर नहीं किए गए हैं, फ्यूल की कमी की वजह से, केमिकल जो रिक्वायरमेंट है उनकी, उसकी वजह से फिर ये चीजें और बेहतर हो जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के गॉलन पोर्ट से निकला ईरान का जहाज सब्दीश और बर्जिन ने चाइना सी पार कर लिया है। जी हां, और मलक्का स्ट्रेट तक पहुंच गए हैं। बर्जिन जहाज मलेशिया के पास लंगर डाले खड़ा है। बताया जा रहा है कि यहां जहाज ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर जा सकता है और मलेशिया के पोर्ट से करीब 6400 किलोमीटर दूर है ईरान का बंदर अब्बास पोर्ट, जबकि दूसरा जहाज सब्दीश जो है वो वियतनाम के पास समंदर में आगे बढ़ रहा है। इस जहाज को चाबार पोर्ट तक जाने की बात कही जा रही है, जिसके करीब 7200 किलोमीटर तक का सफर अभी और तय करना है। अगर अमेरिकी रिपोर्ट्स की माने तो इन दोनों ही जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए सॉलिड ईंधन बनाने के केमिकल लदे हैं। ये बात अमेरिका जान गया है, तो फिर क्या वो इन जहाजों को ईरानी पोर्ट पर पहुंचने देगा? बड़ा सवाल जो मैं आपसे बता रहा था। आपको मैप पर बताते हैं कि इन दोनों जहाजों को ईरान के बंदरगाह पहुंचने के लिए स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मुज है, जो जल डमरू मध्य है, वहां पर पहुंचना होगा। कैसे? अब मैं आपको बता रहा हूं। ये मैप आप जो देख रहे हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर पाएंगे दोनों जहाज में? ऐसा क्यों आपको कह रहा हूं, उसकी टैक्टिकल सिचुएशन और पोजिशनिंग में आपको बता रहा हूं। आप ईरान का मैप देख रहे हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये इलाका है। जो शिप्स आई हैं वो इस तरफ से वो शिप्स चलती हुई आएंगी और यहां पर उनको ये पूरा इलाका क्रॉस कर कर यहां पहुंचना है बंदर अब्बास पोर्ट पर, जहां पे ईरान की नेवी है। लेकिन ये इलाका बहुत टैक्टिकल है दर्शकों, क्योंकि यहां पर जो अमेरिकन नेवी है, जो उनके फ्रिगेट्स, अब्राहम लिंकन वहां पर है, डिस्ट्रॉयज वहां पर हैं, तो बहुत मुमकिन नहीं है कि ये जो शिप यहां पर पहुंचेगा इसको यहां पहुंचने दिया जाए, उससे पहले ही मार दिया जाएगा। क्योंकि कुवैत, सऊदी अरब, कतर, यूएई, ओमान और ये सब जो इलाके हैं, यहां से बहुत बड़े पैमाने पर शिप्स रूट करते हैं जो दुनिया भर की जो तेल सप्लाई है वहां के लिए। लेकिन अब जो सिचुएशन बन रही है, क्या यहां तक वो शिप पहुंच पाएगा जो चाइना ने भेजा है यहां से होता हुआ? अगर ये शिप यहां पहुंच गया, इसका माल अगर बंदरगाह पे उतर गया पोर्ट पे, तो ईरान जो जंग है ये दर्शकों बहुत लंबी खिंच सकती है। और यही वो शिप्स है जिनकी सैटेलाइट इमेज हम आपको दिखा रहे हैं, जो अमेरिकी एजेंसी ने जारी किए हैं, जिसका सोर्स है वो सेंटर कमांड है, यूएस सेंटर कमांड, जिसके जरिए तस्वीर जारी हुई है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि ये मामला बहुत क्रूशियल हो चला है। अब यहां पर देखने वाली बात होगी, क्या ये शिप पहुंच पाते हैं, क्या वो सॉलिड फ्यूल उन तक पहुंच जाता है? देखिए, लेकिन समझिए, हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में थोड़ा आपको बता दें। जो हमले लगातार जारी हो रहे हैं, 1 मार्च के बाद 13 जहाज यहां से गुजर हैं और उन पर हमले नहीं हो पाए। हालांकि उन पर हमले जरूर बचे। चीन के भी दर्जनों जहाज फारसी खाड़ी में फंसे हुए हैं वॉर की वजह से, क्योंकि वहां पर जंग चल रही है, तो उनको डर है कि अगर हम गए तो हम मार दिए जाएंगे। चीन के अलावा बहुत सारे और भी देश हैं जिनके जो कच्चे तेल का जो सप्लाई होती है, जो क्रूड की सप्लाई होती है, वो वहां पर फंसी हुई है। ईरान के दोनों जहाज उधर पहुंचे तो अमेरिकी नेवी उन पर हमला कर सकती, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। और हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमले अभी भी जारी हैं, क्योंकि अमेरिका इजराइल की जो हवाई बेड़े हैं वहां पर हमला कर रहे हैं। बंदर अब्बास जो इलाका है वहां पर नेवी है ईरान की, और आईआरजीसी की नेवल फ्लीट वहां पर जहाज़ों को स्कॉट भी कर रही है। जो उनके काम के जहाज़ है, जो उनके उनके ज़रूरत से जुड़ी चीज़ें हैं, उसको स्कॉटिंग भी की जा रही है। लेकिन क्या चाइना के शिप्स वहां पर बंदर अब्बास पहुंच पाएंगे?
क्या वहां पर उनकी लैंडिंग हो पाएगी? औसतन रोजाना 153 से लेकर 150 160 जहाज वहां से गुजरते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, लेकिन वहां पर हमले लगातार हो रहे हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि इन हमलों की वजह से क्या वहां चीजें बेहतर हो पाएंगी, आपको बता रहे हैं। अब देखिए अगले अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, आपको बताते हैं और डिटेलिंग्स हम आपको बताने जा रहे हैं। समझिए कैसे ईरान को क्यों मदद कर रहा है चीन और कैसे ये नैरेटिव खतरनाक होने जा रहा है। देखिए ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए कच्चे माल की कमी हो रही थी, ये सब जानते हैं कि उनके रॉकेट्स की जो असेंबली लाइंस हैं उनको फ्यूल चाहिए था। उसके बाद क्या हुआ, चीन चाहता है कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइलों का जो प्रोडक्शन है वो ना रुके, मतलब ये जंग चलती रहे, लगातार अमेरिका इजराइल पर हमले ईरान करता रहे। इसीलिए चीन चाहता भी है कि भाई प्रोडक्शन लगातार होता रहेगा तो हमले लगातार होते रहेंगे। अमेरिका इजराइल के खिलाफ युद्ध में ईरान का पलटवार लगातार जारी है। हालांकि हालात ठीक नहीं, फिर भी ईरान लगातार जवाब देने की कोशिश कर रहा है ड्रोन और रॉकेट के जरिए। अभी भी हमले लगातार अमेरिका के जो फौजी अड्डे वहां पर हो रहे हैं, खाड़ी देशों में हो रहे हैं। 2021 में ईरान चीन में 25 साल का एक अग्रीमेंट हुआ था, जो एक सामरिक समझौता था, जो स्ट्रेटेजिकल उनके बीच अग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत ये सप्लाई लगातार चल रही है। दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी हुई है, मतलब आप आर्म्स एमिनेशन तो साथ साथ बेचेंगे, इसके अलावा आप स्ट्रेटेजिक टाई अप भी कर रहे हैं, यानी क्रूशियल जो ट्रेड बैरियर था वो भी खत्म किया गया। दोनों देशों के बीच ट्रेड पर भी बातचीत चल रही है। ईरान से सस्ते तेल के बदले चीन से टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल की सप्लाई का भी करार हुआ है, यानी आने वाले वक्त में ये चीजें और बेहतर हो जाएंगी। जी, जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से हमने आपको बता दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मसला क्या है, कैसे 2 शिप चाइना से निकले हैं, क्या वो पहुंच पाएंगे ईरान, और ईरान पहुंचे तो क्या ये जंग अब और लंबी खिंचेगी, ये तमाम सवाल जहन में। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनके जरिए इस पूरे स्टैटिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। कर्नल टीपी त्यागी साहब आपको तस्वीरों में देख रहे हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। श्रुति दास गुप्ता जी आपको तस्वीरों में देख रहे हैं, विदेशी मामलों की जानकार, मैम बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम आपको। सबसे पहले सवाल सर टीपी त्यागी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये जो 2 जहाज निकले हैं चीन से, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सर फारस की खाड़ी में जो टैक्टिकल सिचुएशन पोजीशनिंग है वो थोड़ी सी मुश्किल लग रही, क्योंकि अभी जो वहां पर हालत है ऐसा लगता नहीं कि कोई भी जहाज क्रॉस करके बंदर अब्बास पोर्ट तक पहुंचेगा, क्योंकि वहां पर निगरानी अमेरिका भी कर रहा है। वहां पर लगातार एयरपोर्ट, वहां पर जो पोर्ट है बंदर अब्बास जहां पर नेवी है ईरान की, वहां पर लगातार हवाई हमले भी हो रहे हैं इसराइल के जरिए, अमेरिका के जरिए। तो मुझे लगता नहीं कि ये रॉ मटेरियल जो जाना है रॉकेट बनाने के लिए पहुंच पाएगा सर। देखिए, ईरान को अपनी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए सॉलिड फ्यूल की आवश्यकता होती है। राइट सर। सॉलिड फ्यूल को डेवलप करने के लिए प्लेनेटरी मिक्सर्स की आवश्यकता होती है। राइट सर। प्लेनेटरी मिक्सर्स ईरान अपने आप खुद नहीं बनाता, उनको वो चाइना से इंपोर्ट करता है। उनके आने में समय लगता है, कई कई महीने का समय लगता है। ये डिमांड ईरान ने पहले से दे रखी होगी चाइना को, वरना वो 10-15 दिन में तैयार नहीं होते। खैर, वो इस समय तैयार हो गए और उन्होंने अपने 2 शिप से भेजा। अब कहाँ भेजा? बंदर अब्बास पोर्ट। बंदर अब्बास पोर्ट के ऊपर सॉरी, पिछले कई दिनों से अमेरिका अटैक कर रहा है। उसने बंदर अब्बास पोर्ट पे ईरान के 2 शिप को भी, 2 वारशिप को भी डुबो दिया है। तो अगर वो बंदर अब्बास पहुंच भी जाते हैं तो वो वहां भी सुरक्षित नहीं है। और जो रूट है वो अरेबियन सागर से होते हुए फिर वो जाता है पर्शियन गल्फ में या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ। और उस पूरे एरिया में जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है अमेरिका का, अब्राहम लिंकन, वो मौजूद है। और खाली वो नहीं है, उसके साथ में 3 डिस्ट्रॉयर भी है और प्लस एडिशनल फ्रीगेट्स और सबमरीन वगैरह होगी। अमेरिका की एक सबमरीन दिखाई नहीं देती लेकिन उनके बारे में बाद में पता लगता है। आपने देखा कि कुछ दिन पहले ही ईरान का एक IRS डेना, एक वारशिप था जिसे लंका के पास तोड़ दिया गया था, टॉर्पेडो मार के उसको 2 हिस्से में बांट दिया था। 180 सैनिक उस पर तैनात थे। यानी कि सबमरीन भी रास्ते में हो सकती है इन एडिशन टू दिस कैरियर। तो और वार टाइम सिचुएशन जारी है, और वार के अंदर या जैसे कहते हैं कि लड़ाई में और प्यार में सब कुछ जायज है, कुछ भी हो सकता है। लिहाजा चाइना के वारशिप का सही सलामत वहां पहुंचना मुश्किल है। और अगर वो पहुंच भी जाते हैं और वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो पहुंच जाते हैं, मान लीजिए ईरान, तो ईरान में वहां पहुंचने के बाद एकदम वो सॉलिड फ्यूल को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
उसमें समय लगता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ईरान की जो डेप्लीशन चल रही है इस समय मिसाइल में, वो एक दिन में करीब 3 मिसाइल बनाने की क्षमता रखते हैं। जो सॉलिड फ्यूल की मिसाइल है उसमें एक तो ये खासियत है कि उसको 5 या 7 मिनट के अंदर ही आप तैयार कर सकते हैं लॉन्च के लिए। लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइल को आप उतने समय में तैयार नहीं कर सकते। और ईरान ने एक टेक्निक डेवलप कर ली है कि वो अपनी मिसाइल्स को 2 जगह से फायर कर सकता है, 3 जगह से। एक तो लॉन्चर से जो ग्राउंड बेस्ड है, एक जो उसकी अंडरग्राउंड टनल्स और सिटीज है, मिसाइल सिटीज, उनकी एंट्रेंस से भी फायर कर सकता है, और एक वो मोबाइल व्हीकल्स के रूप में भी अपना, जिसे TEL बोलते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर और लॉन्चर, ये सब एक जगह होते हैं, उससे भी लॉन्च कर सकता है। यानी कि ये ईरान की ताकत को बढ़ा सकते हैं। पर इसमें जोखिम ये है कि अगर चाइना के एक शिप के ऊपर भी अटैक हो गया तो फिर ये सिचुएशन फ्लेयर अप हो सकती है इनटू ए लार्जर वॉर, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, थर्ड वर्ल्ड वॉर। क्योंकि चाइना का बीच में आने का मतलब ये है कि 2 सुपर पावर्स का डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कन्फ्रंटेशन। इससे पहले जो चाइना की मदद मिली है दूसरे देशों को, वो मिली तो है, लेकिन हर जगह उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रहे हैं। जब उसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम दिया, तो वो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाया। वही HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम उसने ईरान को दिया है और वो काम नहीं कर पाया। इसीलिए ईरान के एयर डिफेंस जो है वो करीब करीब खत्म हो गए। चाइना ने इंटेलिजेंस प्रोवाइड की, रशिया से ज्यादा इंटेलिजेंस चाइना ने प्रोवाइड की है। जो ईरान हमले कर रहा है अमेरिकन बेसिस के ऊपर और बड़े बड़े टारगेट्स के ऊपर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, इट इज बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस प्रोवाइडेड बाय चाइना। तो लेकिन इससे ज्यादा क्या, चाइना इससे ज्यादा क्या, यानी कि चाइना सर ने और रशिया ने, दोनों ने वेनेजुला से भी वादा किया था जी। कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, और नहीं किया। यहाँ भी वादा किया था, और यहाँ भी चाइना का हाल अब है, ऑल यानी कि राइट सर। 11वें दिन, 11वें दिन है सर। आप ये समझिए, एक 11 दिन तक क्यों नहीं, 11 दिन तक क्यों नहीं, अब जब रजिस्टेंस खत्म हो चुका है, राइट सर। खत्म होता जा रहा है ईरान का, तब उसके भेजने का मतलब ये है कि यही गफलत शुमारी है, तो तुम काम आ चुके हैं अपने, कि अपना काम हो लेगा तुम्हारे काम आने तक। ऑल ये राइट सर। सर सिचुएशन जी। ज़्यादा वक्त नहीं, मैं चाहता हूँ श्रुति जी भी अपनी आइडियाज़ यहाँ पे शेयर करें। मैम, अब जैसा कि आप टीबी सर बता रहे थे कि सर भाई वॉर के बीच में आप अपनी शिप भेज रहे हैं, तो ये एक तरह से कोलेटरल डैमेज का स्टिकर लगता है कि भाई 2-3 देश आपस में लड़ रहे हैं, फिर आप वहाँ पर जा रहे हैं अपनी शिप को लेकर, तो बहुत मुमकिन है कि उसको इसराइल ही मार दे, या फिर अमेरिका मार दे, या खुद बंदर अब्बास पोर्ट पे ईरान रिटेलिएशन कर रहा है, वो खुद भी मार सकता है। ऐसे सिचुएशन में मैम, अगर ईरान के वॉर में चाइना का अगर ये शिप हिट हो जाता है, तो एक तरह से तो जबरन इसको आग भड़काने वाली बात है। डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के लिहाज से या फिर फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से आप इसमें आगे क्या होगा अगर ऐसा हो जाता है मैम? तो युद्ध होगा, क्योंकि इसका मतलब यही है कि आपने किसी दूसरी कंट्री जो उस वॉर थिएटर में करेंटली कनेक्टेड नहीं है उसको डायरेक्टली टारगेट किया। और जो बढ़ती टेंशन्स हैं, अगर जैसे त्यागी सर भी कह रहे थे कि वेनेजुएला और ईरान के थ्रू आप चोक किसको कर रहे हो, आप बाकी सब तो हम कोलैटरल डैमेज है, इंडिया पाकिस्तान हम सब कोलैटरल डैमेज है, आप चोक तो चाइना की ऑयल सप्लाई को कर रहे हो, आपका राइट मैम। टारगेट चाइना है। तो राइट मैम। चाइना को अगर आप रोकना चाह रहे हो और ऊपर से चाइना के ही वेसल को आप प्रोटेक्शन नहीं कर पाए, आपके जो रॉकेट्स है वो समहाउ गलती से या जानबूझ के उसको हिट कर जाते हैं, तो फिर ये डिप्लोमेटिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। इसी मंथ के अंत में ट्रंप जाने वाले हैं चाइना, तो किस मुंह से जाएंगे? अगर ये वाला इंसिडेंट हो गया है तो बड़ा डिप्लोमेटिक इंसिडेंट हो जाएगा। इस ऐसे छोटी छोटी गलतियों से ही बड़े बड़े युद्ध शुरू हो जाते हैं, चाहे आप वर्ल्ड वॉर 1 देख लीजिए या वर्ल्ड वॉर 2 देख लीजिए। तो ये एक बहाना मिल जाएगा चाइना को ऑफिशियली एंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना अभी तक हमारे हिसाब से, मुझे अंदर उनका इंटरनल क्या चल रहा है हम में से हम क्या ही कह सकते हैं उस बात को, लेकिन इंटरनल उसका छोड़ के अगर बाहर से देखें तो हम यही बोल सकते हैं कि चाइना फॉरेन वॉर को अपना वॉर यूएसए की तरह बना के नहीं लड़ना चाहता है, उसकी इंटरनल पॉलिसीज नहीं परमिट करेंगे।
तो जो वॉर जो है उसके हित के लिए नहीं है, वो इंपीरियलिस्ट तरीके से जाके उधर जाके लड़ना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। पर अगर उसकी शिप को अटैक होता है, या उसकी जो शिप को एस्कॉर्ट करने वाली दो उनकी डिफेंस उनके वॉरशिप्स चल रही हैं उसके साथ पे, उस पे गलती से कोई मिसाइल या ड्रोन लग जाता है, तो वो डायरेक्टली एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फॉल आउट होगा। वो सिर्फ बातों से हजम नहीं होगा। और आज का अगर ट्रम्प का हम एक मैसेज भी देखें, तो उन्होंने बोला था कि हम एस्कॉर्ट कर देंगे जिस भी शिप को चाहिए, हम और फ्रांस मिलके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के थ्रू किसी भी कंटेनर को एस्कॉर्ट करने को तैयार है, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद नहीं होने देंगे। ये हमारा गिफ्ट समझ लीजिए चाइना को। तो उनको भी पता है कि अब चाइना जो है वो धीरे धीरे स्लो बॉयल से होके किसी ना किसी बहाने से अंदर आने की ऑफिशियल कारण ढूंढेगा। और ये शायद वो बहाना ना देने के बजाय, मतलब एक बड़ा दिल दिखाने के चक्कर में उन्होंने ऐसी बात बोली है कि चाइना और बाकी दुनिया को ये हमारा गिफ्ट है कि हम एस्कॉर्ट करके ऑयल सप्लाई को नहीं रोकने देंगे, चाहे अल्टीमेट गोल उनका चाइना को चोक करना ही क्यों ना हो। श्रुति मैम, एक बात और भी है कि अगर अमेरिका को ये पता चल जाता है कि भाई जो ये शिप्स आ रही हैं इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो इस वॉर को और एक्सकेलेट कर सकती हैं, ईरान को और मदद करेंगी सामरिक तौर से, तो मुझे जिस तरह के ट्रम्प हैं, जिस तरह का इजराइल है, मुझे लगता नहीं कि वो ये चिंता करेंगे कि ये शिप किसकी आ रही है। उनको तो इस बात की चिंता होगी भाई ईरान की शक्ति नहीं बढ़नी चाहिए, जैसे कि त्यागी सर कह भी रहे हैं। देखिए, मेरे को इसमें ना दो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप और त्यागी सर मेरा कंफ्यूजन दूर करिए प्लीज जरूर, और मेरे द्वारा बाकी लोगों का भी, क्योंकि मुझे जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जो दो शिप जिसमें रॉकेट फ्यूल लोड हुआ है वो ईरान की शिप्स हैं। वो चाइना के फ्लैग के नीचे नहीं फ्लाई कर रही हैं, सेल कर रही हैं, वो ईरान के फ्लैग के नीचे सेल कर रही हैं। तो वो ईरानी शिप है। वो तो एक्सरसाइज से लौटते हुए निहत्थे ईरानी शिप को इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर उन्होंने डुबा दिया, और उनके सेलर्स को डुबाने के बाद छाती ठोक के बोल रहे थे कि हमें बड़ा मजा आ रहा है, हमने 46 शिप डुबाए और इतने सारे शिप डुबा के हमें मजा आ रहा है। ये भी कल का ही बयान है उनका, बहुत ही निर्लज्ज बयान है ट्रम्प का, कि उनको मजे आ रहे हैं शिप्स डुबा के और लोग मारने में। और जब उन्होंने बोला कि शिप को कैप्चर क्यों नहीं किया, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, आपने कैप्चर क्यों नहीं किया, तो उनके नेवी से जवाब आता है कैप्चर करने में वो मजा नहीं जितना डुबाने में है। और ये वो पब्लिकली एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो जब वो निहत्थे शिप्स के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं, जिस शिप के अंदर जो ईरानियन फ्लैग फ्लाई कर रही हो या घोस्ट शिप हो विदाउट फ्लैग जा रही हो, तो उन दो शिप्स को, तो जिसके अंदर उनको पता है कि जो असला जा रहा है, जो उनका फ्यूल जा रहा है, डुबाने में उनको 2 सेकंड नहीं लगेंगे। उस शिप को डुबाने के लिए चाइना कुछ नहीं करेगी। चाइना की जो लियोवांग जो शिप है, जो मेरी आगे की बात थी, वो लियोवांग और उसको एस्कॉर्ट करते हुए दो उनके डिस्ट्रॉयर शिप्स जो उसको एस्कॉर्ट कर रही है, वॉर टाइम शिप्स जो एस्कॉर्ट कर रही है। मेरा इससे पहले का बयान उनका था, क्योंकि वो एक्चुअली अंडर चाइनीज फ्लैग जा रही हैं। जो दो शिप फ्यूल कैरी कर रही हैं वो चाइनीज फ्लैग नहीं फ्लाई कर रही। श्रुति मैम, आपको बता दूं ताकि सर ज़्यादा इस पर रोशनी डालेंगे। फ्लैग चेंजिंग मैम एक प्रक्रिया होती है जिसमें फ्लैग चेंज करते हैं शिप के दौरान, तो वो चाइनीज शिप्स ही हैं। और ये जो सॉलिड फ्यूल का ऑर्डर आया था ये 4 महीने पहले दिया गया था, लास्ट क्वार्टर में, जो असेंबलीज अभी हो रही थी, और असेंबली होने के बाद उसको भेजा जा रहा है। और ये जब जंग शुरू हुई थी उससे पहले ही ये शिप निकल चुकी थी, और ये मलक्का स्ट्रेट के पास और साउथ चाइना सी में ये वेट कर रहे थे कि सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाए, लेकिन सिचुएशन ठीक हुई नहीं। तो उसके बाद त्यागी सर इनको मजबूरी में आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि कितने दिन वहाँ पर वो पोर्ट करके रह सकते, क्योंकि सॉलिड फ्यूल है, वक्त पर नहीं पहुँचाया। तो अमेरिका तो पूरे साउथ चाइना सी में ट्रैवल कर रहा है, उनको अगर शक हो गया कि ये तो वहाँ भी मार देंगे, वो उनको फर्क नहीं पड़ता उससे। टीबी त्यागी सर, एम आई राइट? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो उन्होंने अब एक अपना बड़ा जासूसी शिप भेजा है, और उस जासूसी शिप में 12 रडार हैं, और हर रडार 6000 किलोमीटर दूर तक की स्पाइंग कर सकता है, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, ईरान को दे सकता है। राइट सर। उस शिप के साथ में उनके 2 डिस्ट्रॉयर भी हैं। तो शी वाज एब्सोल्युटली राइट कि ये जो 2 शिप हैं ये उनसे अलग है। अब ये चाइना के हैं या ईरान के हैं, इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर उनके ऊपर ईरान का झंडा है तब तो आप ये समझ लीजिए कि वो डिस्ट्रॉय किए ही जाएंगे। और अगर चाइना का झंडा भी है तो फिर किए जा सकते हैं, यानी कि सिचुएशन एग्जिस्ट के उनके ऊपर अटैक किया जा सकता है, और ये वार एस्केलेट हो सकता है। देखना ये है कि क्या होता है। अगर ना भी अटैक हो और ये चले जाते हैं बंदर अब्बास पोर्ट के ऊपर, तो बंदर अब्बास पोर्ट पर भी ये सेफ नहीं है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंदर अब्बास पोर्ट के पास ही है, ये सेफ नहीं है, क्योंकि ये इनको फिर जाना होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से।
और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दैट इज आल्सो अंडर सर्विलेंस। अमेरिकन वारशिप तो वहां पर भी अटैक कर रहे हैं। सिर्फ इतना ये है कारण सिर्फ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जैसे किसी आदमी की कनपटी पे गोली लगा दो तो वो बिल्कुल नजदीक से मरता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के 30 किलोमीटर में से 22 किलोमीटर ईरान का एक्सप्लोसिव इकोनॉमिक जोन है। और वहां पे जो छोटे छोटे आइलैंड है उन पे ईरान ने अपने वेपन्स डिप्लॉय किए हुए हैं, लिहाजा उसके ऊपर उसका पूरा कंट्रोल है। लेकिन ये एक चेक एंड बैलेंसेस की मामला होता है। वहीं से आगे पर्शियन गल्फ में एक खर्ग आइलैंड है, और ये खर्ग आइलैंड ही मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले समय में यही डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा। क्योंकि खर्ग आइलैंड वो है जहां से ईरान का 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है, और इस आइलैंड के ऊपर 70 लाख बैरल प्रतिदिन की लोडिंग कैपेसिटी है। इसमें बड़ी बड़ी डीप वाटर जेटीज हैं, और यहाँ से लोडिंग होके तब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जाते हैं। उस एरिया में ये अकेला आइलैंड है जिसपे फ्रेश वाटर अवेलेबल है। तो अगर अमेरिका उसके ऊपर अटैक करता है, जिसके बारे में पहले ही प्रिकॉशनरी ईरान ने रिक्वेस्ट या अपील जो भी आप समझे अमेरिका से की है कि हमारे खर्ग आइलैंड के ऊपर अटैक मत कीजिएगा। तो मान लीजिए कि अगर चाइना वाले शिप के ऊपर अटैक हुआ या कोई चीज आगे फ्लेयर हुई, तो हालांकि अमेरिका की पॉलिसी में तेल को बर्बाद करना नहीं, तेल को अपने कंट्रोल में लेना है। और सिचुएशन आ सकती है कि वो ईरान को ऑल राइट खत्म सर। करने के लिए खर्ग आइलैंड के ऊपर अटैक कर दे, और वो होते तो फिर उसके बाद में ईरान की इकोनॉमी करीब करीब खत्म हो जाएगी। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, हम इतने दिन तक जो ईरान टिका हुआ है सर, वो इसलिए नहीं कि उसके पास बहुत सारी मदद आ रही है। दरअसल में क्रिप्टो करेंसी में एक लूप होल है, और वहां पे एक जो बिटकॉइन की माइनिंग है वो $13,000 में मिल जाती है। लेकिन उसका बाजारी रेट करीब $73,000 है, और उसके ऊपर कोई चेक नहीं है, ये लूप होल है। तो ये उस क्रिप्टो करेंसी में करीब $71,700 एक अगर बिटकॉइन मिलता है तो उसमें ये बचा लेते हैं, और उसके ऊपर ये चल रहा है। यही कार्रवाई नॉर्थ कोरिया ने भी की थी। तो ईरान ईरान इज सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, अदरवाइज सैंक्शन इतने लगे हुए हैं। क्रिप्टो करेंसी डायरेक्टली गवर्नमेंट के वैलेट में बटुए में जाती है, उसके ऊपर किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी का या बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है। ऑल राइट सर, प्लीज स्टे विद मी। श्रुति मैम, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इस बीच एक बड़ी खबर है, रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर है इस जंग को लेकर कि ट्रंप ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है अमेरिका में, और उन्होंने कहा है ईरान बात करना चाहता है तो विचार करूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से खबर है, एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि ईरान अगर बात करना चाहता है तो विचार जरूर करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है इस जंग को लेकर एक बहुत डेवलपमेंट खबर ये है कि ईरान अगर बात करना चाहता है तो विचार करेंगे। अभी 2 दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि बातचीत का दौर अब खत्म हो चुका है, बातचीत करने के लिए कुछ बचा नहीं है, वो जो ऑप्शन था वो ईरान ने खो दिया है, अब हम बात नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ हमला करेंगे और ईरान को घुटने टेकने होंगे, ईरान को सरेंडर करना होगा। अब ये नया नैरेटिव देखिए ट्रंप साहब का। अमेरिका से बड़ी खबर ये है कि ईरान बात करना चाहता है तो विचार वो कर सकते हैं। श्रुति मैम मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के बारे में एक बहुत डीप नॉलेज रखती हैं। मैम मुझे एक बात बताइए, 2 दिन पहले ट्रंप साहब ने कहा कि अब देयर विल बी नो टॉक्स, देयर विल बी ओनली वॉर बिटवीन अमेरिका एंड ईरान। उसके बाद 2 दिन बाद ये बयान आता है कि विल हैव अ टॉक ऑफ राउंड, क्योंकि हम बात करना चाहते हैं, अगर आपको बात करनी है तो आइए। अब रॉयटर्स के हवाले से ये खबर है, मुझे नहीं पता कितनी क्रेडिबल खबर है। ट्रंप साहब तो बयान ऐसे देते हैं जैसे टेम्परेचर चेंज होता है हवा का, मौसम का, वैसे मौसम के साथ साथ बदलते रहते हैं। अब इसका मतलब क्या कहें, क्या थोड़ा सा अमेरिका को यहाँ पे झटके लग रहे हैं ईरान की ओर से, जिस वजह से लग रहा है यार बहुत पैसा वेस्ट कर दिया? क्योंकि वहाँ पर मैम साउथ कोरिया में भी वहाँ पर एक वॉर प्रैक्टिस, एक सैन्य अभ्यास चल रहा है अमेरिका का, तो उनको लगता है कि एंगेजमेंट से फ्री हो जाओ यार। ट्रंप ने ना हम विदेशी जानकारों का बड़ा बुरा हाल कर रखा है। उनके स्टेटमेंट को समझना और समझाना हमारे लिए ना मतलब खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि कुछ भी आप उसका मतलब निकालो वो अगले दिन पलट जाते हैं उसके बाद। तो ये उनका पलटू राम अगर कहीं मैंने जिंदगी में देखा नहीं, पहला देख रही हूँ, जो अपनी बात इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रखता है और अगले दिन सो के उठता है तो उसकी बात पलट चुकी होती है। तो ये आदमी पे मुझे कुछ ज्यादा भरोसा नहीं है इसकी बातों पे। ये ऑफ रैम्प ढूंढना उनके लिए जरूरी है। अगर ये देखा जाए तो डिप्लोमेटिक ऑफ रैम्प जो
टेबल पे होगा वो यूएस इसराइल दोनों के लिए देखना जरूरी है, क्योंकि हमको इस वक्त पता है कि सिर्फ यूएस और इसराइल को $1 बिलियन पर डे चल लग रहा है ये जंग लड़ने के लिए। और मैं इसमें बाकी जो पार्टनर्स हैं इनके नेशंस जो हैं गल्फ नेशंस, उनके इकोनॉमिक लॉस की बात नहीं कर रही हूँ कि उनका AWS उड़ गया, थर्ड उनके जो वो थे वो मिसाइल इंटरसेप्टर्स, रडार्स, ये सब उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं जो इन्होंने इक्विपमेंट बेचा है या यूज कर रहे हैं, इनके जो एयर बेसिस में इनका जो नुकसान हुआ है सब जगह गल्फ में, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की बात नहीं कर रही हूँ जहां पे ऑलमोस्ट चोक पॉइंट जो है वो लग चुका है। मैं सिर्फ और सिर्फ जो असला ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फ्यूल यूज कर रहे हैं, जो शिप्स वहां चल रही हैं, इस खर्चे की बात कर रही हूँ। $1 बिलियन पर डे, आज 11वां दिन हो गया। आप सोच सकते हैं कि कितना खर्चा चल रहा होगा, और इसके बाद जो इनका नुकसान हुए हैं उसका आप हिसाब लगा लीजिए। तो ये बहुत महंगा युद्ध है, और इसके लिए ऑफ रैंप क्या चाहिए था इनको, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या था इस युद्ध का, कि रजीम चेंज होगा और न्यूक्लियर फैसिलिटी खत्म हो जानी चाहिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स खत्म हो जानी चाहिए, ईरान जो है नॉर्मल मॉडर्न देश जो यूएस को एक्सेप्टेबल हो उसके अंदर ज्वाइन हो जाए। इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको लगता है इन्होंने मीट कर लिया अपना पॉलिटिकल? एक भी नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि ना इनके हाथ में वो 400 kg लगा न्यूक्लियर का, ना वो अभी तक आश्वासित हो सके कि भाई वो जो डर्टी बॉम्ब वाला जो इनको डर बैठा था इसराइल को कि डर्टी बॉम्ब्स बना के हमारे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बना देंगे यहाँ पे, तो वो भी नहीं ये कर पाए। रजीम चेंज के नाम पे उन्होंने खमेनी को मारा, उसी का बेटा बिठा दिया गया है। चलिए मान लेते हैं जो आजकल रूमर्स चल रहे हैं कि खमेनी जो जूनियर है मुज्तबा खमेनी, वो शायद सेकेंड वेव ऑफ अटैक जो कल हुई है उसमें घायल हो गए हैं या उनका भी देहांत हो गया है, तो कोई और बैठ जाएगा। कोई कमी नहीं है इनके पास क्लेरिक्स की, 80 से ऊपर क्लेरिक्स है इनके पास, और सारे के सारे एक से ज्यादा एक हार्डलाइनर। तो ना कोई रजीम चेंज भी नहीं हुआ, तो इनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव तो मीट नहीं हुआ। मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थोड़ा बहुत मीट हुआ है कि उन्होंने एटलीस्ट ईरानियन आर्मी नेवी को अच्छा खासा ध्वस्त किया है, कारपेट बॉम्बिंग करी है तेहरान और अदर मेजर रीजन्स के अंदर, जिसको रिकवर इकोनॉमिकली करने के लिए ईरान को काफी समय लगेगा, और अगर सैंक्शंस बने रहे तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा उनके लिए दोबारा इतना बिल्ड करना छोटे समय के अंदर। तो इनको अब ऑफ रैंप ढूंढना ही पड़ेगा। कितने दिन तक लड़ेंगे ये वॉर? इनकी ऑलरेडी $38 ट्रिलियन डेट वाली इकोनॉमी है, अगर मैं सिर्फ अमेरिका को देखूं, और इसराइल के अंदर हुआ जो इतने 2 साल से तो ये वहां लड़ रहे थे हमास के साथ, हिजबुल्ला के साथ लड़ रहे हैं, और अब ईरान के साथ लड़ रहे हैं दूसरी वॉर। तो इनका भी कुछ लॉस तो हुआ होगा, चाहे हमें पब्लिकली नहीं पता चल रहा है कितना इनका इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ है। तो इनको अब लिमिट करने के लिए ऑफ रैंप चाहिए। ऑफ रैंप उनको डिप्लोमेटिक टेबल पे ही मिलेगी, क्योंकि इनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स इनके अकम्प्लिश नहीं हुए, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ड्राइव मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, तो इनको ऑफ रैंप चाहिए। अब आरागची का आज का स्टेटमेंट बोलिए कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, हमें आपकी बातों पे विश्वास नहीं है, हर बार आप हमें डिप्लोमेटिक टेबल पे बुलाते हैं, और जब हम डील साइन करने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो जाते हैं आप हमारे पे अटैक कर देते हैं, पिछले 12 दिन के वॉर वाला भी और इस वाला भी। तो अब ये लोग किसी तरह से ये जताना चाह रहे हैं कि हम बड़े दिन वाले हैं, हम वॉर रुकवाना चाहते हैं। अगर ये वॉर अब कंटिन्यू कर रही है तो ये अब ईरान के ऊपर है। और ईरान ने क्या बोला है? ईरान ने बोला है अपने खाड़ी के देशों को कि आप लोगों को अगर ये वॉर खत्म करनी है तो पहले यूएस और उसके एक्टर्स को यहां से हटा दीजिए। तो ईरान ने अपनी बॉटम लाइन सेट कर दी है। वो बॉटम लाइन ऑफ कोर्स कोई भी सऊदी हो, चाहे यूएई हो, चाहे कुवैत हो, ये कोई भी मानने को तो तैयार नहीं है, लेकिन उनको ये रियलाइज हो रहा है कि कुछ तरीके से तो इसको डिप्लोमेटिकली ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मिलिट्रीली तो ये इसको नहीं खत्म कर पाए। तो ये ऑफ रैंप ढूंढ रहे हैं, आज ढूंढ रहे हैं, कल देखिएगा सुबह की स्टेटमेंट में फिर पलट जाएंगे। तो इसका कोई भरोसा नहीं है, इसकी कोई वैल्यू भी इतनी नहीं हमें रखनी चाहिए। ऑलराइट मैम, इससे पहले कि मैम आपके पास आऊं, एक बड़ी खबर आ रही है, फिर मैं कर्नल साहब के पास जाऊंगा। ईरान ने ट्रंप की धमकियों पर पलटवार किया, वो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको हम दिखा रहे हैं, उसके बाद मैं कर्नल साहब के पास जाऊंगा इससे जुड़े जवाब के लिए। ईरान ने कहा है कि हम ट्रंप की धमकी से डरने वाले नहीं, ट्रंप की खोखली धमकियों से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें डर नहीं लगता, वो हमें खत्म करने के चक्कर में खुद को ना मिटा लें। देखिए ईरान ने फिर से पलटवार किया है, और श्रुति मैम यही कह रही थी कि ट्रंप साहब बार बार बयान बदल रहे हैं, लेकिन ईरान अपने बयान पर अड़ा हुआ है। ईरान ने कह दिया है कि जो धमकियां दे रहे हैं वो उस खोखली धमकी से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो हमें ख़त्म करने के चक्कर में खुद ना मिट जाएं। तो ईरान का नैरेटिव अभी भी सख्त है, रिजिड है, और इसी जिद की वजह से ये जंग हुई है। और जो शिया कम्युनिटी है इसी चीज़ के लिए जानी जाती है कि वो जिद अपनी नहीं छोड़ते हैं। संघर्ष जब तक चलता है वो चलते रहते हैं, और ख़ुद को मिटा लेना या ख़त्म करने को भी वो शहादत समझते हैं। कर्नल साहब मेरे साथ। कर्नल साहब, एक सवाल ये भी है कि ईरान जिस तरह का मुल्क है, जिस तरह का उसका
दिमाग है या जिस तरह का मिजाज वहाँ के लोगों का, इतने सारे क्लेरिक्स हैं। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद वहाँ पर जो रेजिम आई उसने कुछ बदला नहीं बदला, लेकिन पूरी दुनिया में ये इम्पैक्ट ज़रूर गया कि ईरान को आप धमका नहीं सकते, ईरान को आप डरा नहीं सकते, ईरान की पॉलिसीज़ को उनके नैरेटिव को चेंज करना इतना आसान नहीं है। ये बात बहुत क्लेरिफाई हो गई थी। अब यहाँ से चाइना वाला एंगल हम अगर देखें, जैसा श्रुति मैम भी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जो आ रहे हैं सॉलिड फ्यूल वाले शिप्स आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इन पर हमला हो भी जाता है, ये डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता चाइना इतना एग्रेसिवली इस चीज़ में घुसेगा या उसका कम्युनिकेशन एग्रेसिव होगा। मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लगता है कि चाइना जिस तरह की नैरेटिव पे रहता है, जिस तरह का कामकाज है उसका, मुझे लगता नहीं कि इस जंग में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहेगा सर। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चाइना इस जंग में नहीं, किसी भी जंग में वो इन्वॉल्व दूसरों नहीं की होना लड़ाई में चाहेगा। बिल्कुल दूसरों बिल्कुल की लाला देश है, बिल्कुल लाला देश है हाँ, सर। कारोबार दूसरों करिए, की पैसा लड़ाई कमाइए, घर में रहिए। में दूसरों की लड़ाई में टांग नहीं अड़ाता। और जी ये जो ट्रम्प का कह रही है, मैं ये सब सारी दुनिया यही कह रही है। राइट सर। लेकिन सर एक बात बताइए, हाँ किसी भी युद्ध में सबसे चीजें क्या जरूरी होती हैं? सरप्राइज, डिसेप्शन, कैमोफ्लेज, झूठ। युद्ध का मतलब ये है कि सबसे पहली जो मौत होती है वो सच्चाई की मौत होती है। राइट सर। कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन इज ऑल्सो ए स्ट्रेटेजी ऑफ वॉर। वॉर So डॉक्ट्रिन है, it राइट should सर। not be taken otherwise. Maybe it may be both ways. लेकिन ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करना है कि समझ में नहीं आ रहा इस आदमी का मतलब क्या है, यानी कि वो दूसरे लोगों को केवल गैस करने पे ही लगा रहा है। हम भी तो लड़ाई में यही करते हैं। हम भी तो डिसेप्शन करते हैं, हम भी तो सरप्राइज करते हैं, हम भी तो झूठ बोलने का या षड्यंत्र का, जहां कमजोर है वहां दिखाते हैं कि हम ताकतवर हैं, जहां ताकतवर है वहां दिखाते हैं कि हम कमजोर हैं। दिस हैपेंस इन ऑल वार्स। एक बात। दूसरी बात, ये बात कही जा रही है, और यही सबसे मेन बात है कि एक 18 लाख के ड्रोन को जिस पैट्रियट मिसाइल से खत्म किया जाता है वो करीब 30 करोड़ से ज्यादा की, करीब करीब 200 गुना से ज्यादा। और अगर थर्ड मिसाइल से किया जाता है तो 100 करोड़, यानी कि और 1000 गुना ज्यादा। तो ये जो नुकसान हो रहा है अमेरिका को, अब चूंकि अमेरिका एक वेल्दी कंट्री है तो वो इस नुकसान को एब्जॉर्ब भी अगर करेगा तो कब तक करेगा, ये नुकसान हो रहा है। तो उसके इस कंफ्यूजन के अंदर ये छुपा हुआ है। अब वो ये कैसे कह दे कि मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ, तो उनके स्टेटमेंट इसी तरह के आएंगे कि ईरान अगर चाहता है तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। तो इसके दम के सेट पर एक और बात, अब अगर थोड़ा सा मान लीजिए उनकी 10 बैटरीज है, 10 में से 3 थर्ड बैटरी तबाह हो गई, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अरे अब तो उसकी आंख कान सब खत्म हो गए अमेरिका के। नहीं सर, ऐसा नहीं है। क्योंकि क्या उसके पास सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं है? क्या उसके पास एवाक सिस्टम्स नहीं है? राइट क्या सर। उसके मैरीन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है और जो डिस्ट्रॉयर्स है, क्या उसके ऊपर रडार सिस्टम्स नहीं है? सो देयर आर वेरी मेनी अदर अल्टरनेटिव। हालांकि थर्ड का नष्ट किया जाना वो भी ईरान के द्वारा, तो ये अमेरिका की शान को एक धक्का तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पास ऑप्शंस नहीं है। अच्छा, ईरान की ज्योग्राफी ऐसी है कि उसे अमेरिका तो क्या, आज तक कोई कोई ईरान को जीत ही नहीं पाया। शायद 6वीं 7वीं शताब्दी में मंगोल आ पाए थे, वो भी सिर्फ उसके खोरसान एरिया में, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर। क्योंकि या तो जाग्रोस पहाड़ों को क्रॉस करो, वो क्रॉस करना ही मुश्किल, और अगर क्रॉस कर लो तो उसके आगे फिर रेगिस्तान, उसमें तो आदमी धंस के रह जाता है। तो उस तरह की ट्रिप्स, ग्राउंड ऑपरेशंस भी अमेरिका नहीं कर सकता। लेकिन अब जो उन्होंने अपनी स्कीम बताई है अमेरिका ने, उसने कहा है कि मैंने पहले फेज में 3000 टारगेट को ध्वस्त किया, मैं दूसरे फेज में 3400 टारगेट को ध्वस्त करूंगा। पहले फेज में मैंने उनके सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया, उनके लीडर्स को मारा। दूसरे फेज में मैं उनके इंडस्ट्रियल और उनके जो इकोनॉमिकल प्लेसेस हैं, जो उनकी ऑयल रिफाइनरीज हैं, और जो इंडस्ट्रियल बेसिस है, या पर्शियन गल्फ में जो मैंने आपको बताया जो उनका खर्ग आइलैंड है, मैं उनको करूंगा। और जब उनका रेजिस्टेंस पावर खत्म हो जाएगा, यानी कि मिसाइल रखी तो रहेंगी, लेकिन अगर मिसाइल के एंट्रेंस के ऊपर उन्होंने ब्लॉक कर दिया और लॉन्चर को बाहर आते ही 4 मिनट में उसे खत्म कर देते हैं, तो अगर उन्होंने उसको बंद कर दिया तो मिसाइल आपके पास है मगर वो स्टोरेज में रखी है, उनको आप बाहर नहीं ला सकते, इस्तेमाल नहीं हो सकती।
तो फिर उसके बाद में जब ये हो जाएगा, देन आई विल सेंड माय डेल्टा फोर्स की जाओ अब तो विश्वाहान से वो जो 400 केजी यूरेनियम बहुत बहुत रखा है उसे क्रूशियल ले सर, आओ। बहुत क्रूशियल बात आप बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया भी है सर आपका, क्योंकि आपने इतनी इंसाइट्स, इतनी डीप इंसाइट हमें दी है। कम से कम मेरे साथ साथ दर्शकों को भी वो चीज़ें पता चले जो अमूमन हमें लिटरेचर बुक्स में वॉर के नहीं मिलते। एक बड़ी खबर आ रही है सर, मैं आपके पास आता हूँ। जो मालदीव सरकार ने ईरान पर हमलों की निंदा की है। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले ठीक नहीं हैं। खाड़ी क्षेत्र के देशों पर ईरान के हमलों की निंदा की। देखिए मालदीव भी अब उस कम्युनिकेशन में पड़ रहा है जहां पर उसके बोलने, कहने, करने का किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। मालदीव ने भी अमेरिका को आईना दिखाने की कोशिश की। वो कह रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका ने जो ईरान पर हमले किए वो ठीक नहीं है, वो निंदा करते हैं इसकी। और खाड़ी क्षेत्र के देशों पर जिस तरह का अभी व्यवहार किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। श्रुति मैम मेरे साथ बनी हुई विदेशी मामलों की जानकार है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। श्रुति मैम, कभी कभी कुछ जंग आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे, कभी कभी आप अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने दुश्मन को, लेकिन ईरान के बारे में अमेरिकन जो थिंक टैंक्स है और जो पेंटागन की डिटेल्स लिटरेचर्स हम देख रहे हैं बहुत दिनों से, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, अमेरिका को पता था कि ईरान के साथ जंग में कूदने के बाद क्या क्या दिक्कतें आएंगी। डेस्परेशन किसी को था तो इजराइल को था मैम। अमेरिका इतना डेस्परेट नहीं था इस वॉर में जाने के लिए जितना कि इजराइल था। और बार बार ट्रम्प साहब इसको डिले इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उनके मन में कहीं शक और शुबा जरूर था कि तैयारी बहुत ज़रूरी है, पूरी तैयारी के साथ नहीं गए तो मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये अमेरिका की नाक की बात भी थी मैम। अमेरिका के सम्मान का सवाल था इस जंग में जाना। अमेरिका का सम्मान और ट्रम्प की रजीम का भी सम्मान, तो वो अपनी निजी और रिपब्लिकन्स के लिए भी लड़ रहे हैं। अगर वो नहीं इस जंग से बिना कुछ अपना बैनर लाइक बनाने लायक कोई बड़ी सी विक्ट्री अगर वो लेकर नहीं पहुंचे तो मिड टर्म्स में इनका बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि उनकी अप्रूवल रेटिंग्स बॉटम लो पे हैं। जंग शुरू होने से पहले 70% अमेरिकन इस जंग के हक में नहीं थे। तो अपने जनसंख्या के हित के अगेंस्ट, मत के अगेंस्ट जाके इन्होंने ये वॉर लड़ी है, और वो भी क्योंकि उनको पता था कि इजराइल को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फील हो रहा है। इजराइल का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस रियल है, ट्रू है, बनावटी नहीं है, क्योंकि ईरान और उसके नॉन स्टेट एक्टर्स कई तरीकों से इजराइल के ऊपर कंटिन्यूसली 1948 से किसी ना किसी रूप में प्रहार करते आ रहे हैं। ये एक फैक्ट है, ये हिस्ट्री है, इसको हम झुटला नहीं सकते। लेकिन इस तरीके का जो ये अभी अटैक हुआ है, ये अटैक को कोई जस्टिफाई भी नहीं कर सकता। द पॉइंट इज वी कैन ऑल बी ऑन द सेम साइड ऑफ द इक्वेशन। हम सबको पता है कि इजराइल के साथ जो हो रहा था वो गलत है। हम सब इजराइल का साथ देते हैं। हम उसकी ये प्रॉब्लम समझते हैं कि बार बार कोई देश अगर आपके यहाँ पे आतंकियों को भेज रहा है और आपके खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा है, तो आपके लिए कितना दुखदाई ये एक वो देश बन जाता है, एक नासूर की तरह बन जाता है। तो वी ऑल इमोट विद इजराइल, बट वी ऑल्सो इमोट विद द फैक्ट कि अमेरिका ने जो ये वॉर किया है ये अपने पेट्रो डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और चाइना को चोक पॉइंट करने के लिए किया है। इसमें इजराइल इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट फॉर अमेरिका। कि अमेरिका को इसमें क्या दिख रहा था कि वो ये कर ले, कि क्यों घुसे वो इस वॉर के अंदर। और इसके अंदर जो सबसे दूसरी बड़ी बात है, अमेरिका का मैं किसी का मैं भी सुन पढ़ के ही कर रही हूँ ये काम, तो ये उन्होंने कहा था, सम एक्सपर्ट इन कनाडा, उन्होंने कहा था कि अमेरिका का पेंटागन इंडस्ट्री जो बनी हुई है, जो हम उनकी पेंटागन आर्म्ड इंडस्ट्री का जो एक कोलैबोरेशन है, उसके अंदर उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि ये प्रॉब्लम है कि वो इंडस्ट्री जो है वो बनी थी कोल्ड वॉर फाइट करने के लिए, जिसके अंदर मसल फ्लेक्सिंग ज्यादा होती थी। इसलिए कौन सबसे बड़ा वेपन बना सकता है, कौन महंगा, कौन ज्यादा तीख, कौन सा सटीक, ये सस्टेन्ड वॉर के लिए, जो इस तरह का वॉर जिसमें वो अब ईरान के साथ घुसे हैं, उसके लिए ये कभी डिजाइन ही नहीं किया गया था। बड़े बड़े वेपन्स लगा दीजिए, महंगे महंगे वेपन्स बनाए थे, तो वो पेंटागन आर्म्ड इंडस्ट्री को पैसों का भी फायदा होता रहेगा और आपका वर्चस्व भी बना रहेगा एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर। पर ये कभी इस तरीके का लॉन्ग अट्रिशन वॉर नहीं खेल सकते थे, और ये उनको पता था। इनकी गलतफहमी ये होगी कि ये 1953 का ऑपरेशन एजैक्स की तरह इसको मान के चल पड़े। इसीलिए जब शुरुआत की, अगर आप इनके बयान सुनेंगे, तो उन्होंने कहा था कि ये 4-5 दिन में रजीम चेंज हो जाएगा। पर ये वो नहीं कर पाए, क्योंकि पहले जो ऑपरेशन एजैक्स हुआ था उसके अंदर भी यूएस घुसा था। आपके CIA और MI6 के अंदर कोलैबोरेशन करके इन्होंने वहां पे रजीम चेंज ऑर्गेनाइज करवाया था ईरान के अंदर, और जिसमें वो रजा पहलवी के ग्रैंडफादर जो है, जिनको एस्टैब्लिश किया गया था, जिसकी वजह से पहलवियों को ईरान के लोग आउटसाइडर पपेट रजीम मानते आ रहे हैं आज तक, क्योंकि उनको बिठाया गया था। वो कोई मोनार्क नहीं थे, कोई ट्राइबल लीडर भी नहीं थे, जिस तरह से कजर वगैरह आगे इनके पहले के थे। तो ये प्रॉब्लम उनकी एक रही है कि उन्होंने इसको सोचा कि ऑपरेशन एजैक्स जैसे हुआ था वैसे ये हम 4-5 दिन में करके रजीम चेंज कर देंगे। इन्होंने थोड़ा हल्का ले लिया, इन्होंने को शायद